पहले इसमें व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू डू, हम पहले स्कूल लेवल का सारा खत्म कर देते, थोड़ा सा पोर्शन रह गया 1 या 2 दिन का। उसके बाद बच्चे हम फिर जो भी कंपटीशन का या जो भी कुंडर ट्यूब, क्विंग्स ट्यूब ये वगैरह वो हम बाद में कर लेंगे, वो हो जाएगा साथ में। जो इम्पोर्टेंट है पहले हम वो कर लें, क्योंकि इसमें टीचर आपको टाइप्स ऑफ वेव पूछेगा, द नीड ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव पूछेगा, टाइप्स ऑफ वेव हो गया आपके पास, या वेलोसिटी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, और या वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव्स, उसकी न्यूटन की गलती, लैपलेस है, ये चीजें टीचर आपको पूछेगा। तो पिछली बारी हम पहुंच चुके थे बच्चे लैपलेस के करेक्शन तक, और हम उसको कंटिन्यू करते हैं। हम अपने पहले सिलेबस को थोड़ा सा यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, और हम डिस्कस कर चुके थे, लैपलेस ने बोला था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, और हम फैक्टर्स अफेक्टिंग, वी वर डिस्कसिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, the factors affecting the velocity of the sound wave, the velocity of the sound wave, velocity of the sound wave। इसके बाद इस चैप्टर का बच्चा हमारे पास ये आधा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद एक ही पोर्शन बचता है, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, और वो मैथमेटिकली थोड़ा चैलेंजिंग है, और वो आपके पास इसलिए जरूरी है, इसलिए नहीं करवाया जाता है क्योंकि +2 के अंदर भी, मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ नेचुरली, कि टीचर बोलता है कि यार +2 में दोबारा फिर आना तो भी क्यों क्वेश्चन पूछने, तो वो +2 के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाता है +2 के साथ जाकर। तो जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मैथमेटिकली थोड़ा चैलेंजिंग है मैथमेटिकली। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, हमने प्रेशर देखा, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी हमने देख लिया कि ह्यूमिड होने से बच्चे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव बढ़ जाती है। तो आज हम यहाँ पर तीसरा केस देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ गामा p अपॉन आपके पास रो। ओके, सो यहाँ पर अब हम इसको चेंज कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू गामा p, नीचे मास और ऊपर वॉल्यूम अब चला जाएगा क्योंकि डेंसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो गामा, और ये PV है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू R इंटू T अपॉन आपके पास मास M। अब अगर हम n को भी चेंज कर दें, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, n इज इक्वल टू कैपिटल M मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपको पता है ये मॉलिक्यूलर मास है आपके पास, तो मेरे पास एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव का, गामा, और आपके पास यहाँ पर RT और अपॉन स्मॉल m। दोनों के अंदर फर्क किस चीज का है, दोनों में फर्क बच्चा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास का और गिवन मास का। कैपिटल M गिवन मास है और स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास है, और स्मॉल m मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर अब नंबर ऑफ मोल्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर 1 मोल के लिए निकालता है तो हम n की वैल्यू 1 डाल देंगे। तो इसमें ये छोटी छोटी चीजें जिसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कई टीचर इग्नोर भी कर देते हैं, टीचर वो जो पेपर बनाते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, बोलते छोड़ो बच्चों को क्यों परेशान करना। लेकिन जो टीचर डिटेलिंग के ऊपर जाते हैं वो फोकस करते हैं कि हाँ यहाँ पर नीचे मॉलिक्यूलर मास आएगा या गिवन मास आएगा, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिलहाल उस पर अभी हम फोकस नहीं करते क्योंकि मॉलिक्यूलर मास पे या गिवन मास के ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और वहां पर क्वेश्चन बन सकता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से आपके पास ज्यादा या कम है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव एट अ गिवन टेम्परेचर किसकी ज्यादा किसकी कम होगी, एक सेपरेट बात है। यहाँ टीचर दोनों का सेम मास ले लेगा, है ना, सेम मास लेगा, फिर वो नंबर ऑफ मोल से आपके पास डिस्कस करवाएगा कि गिवन टेम्परेचर में किसकी स्पीड ज्यादा और किसकी स्पीड कम। तो मैं इसको ना मान के मैं इसको यानी कि मॉलिक्यूलर मास वाले के फॉर्मूले को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ। और मुझे क्या पता लगता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव क्या, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी, मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा तो साउंड वेव भी की स्पीड भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी। एंड देयरफॉर वी कैन राइट डाउन
as the temperature increases, as the temperature increases, as the temperature increases, the आपके पास the velocity of sound wave increases. लेकिन यहाँ पर एक पंगा, velocity of sound wave increases. बताओ क्या पंगा? sound wave increases. पंगा बच्चे सेल्सियस या केल्विन का। ये टेम्परेचर आप कभी भी मेरे बच्चे, कभी भी आप इसको डिग्री सेल्सियस में मत लीजिएगा, ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में मेजर होगा। So as the temperature increases, the velocity of sound wave this also increases. कहने का मतलब, अगर कोई टीचर मुझे डिग्री सेल्सियस में इसको देता है तो velocity of sound wave is proportional to under root of, तो T प्लस ऑफ 273, तो मैं इसको हमेशा केल्विन में लूंगा, मैं कभी भी इसको डिग्री सेल्सियस के अंदर नहीं रखूंगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव भी 0 हो जानी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल बात नहीं है। टेम्परेचर डाउन होने से बच्चा, हमने अपने आसपास देखा है कि स्पीड ऑफ साउंड पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, वो आती रहती है, मतलब फर्क नहीं पड़ने का मतलब है आती रहती है, वो 0 नहीं होती है। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी डिस्कस कर सकते हैं क्या? तो मैं वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर निकालने जाऊं, बाकी सब कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, बोलो बच्चे, बोलो शाबाश, के ये जो बात कर रहे हैं सिर्फ गैसेस के लिए कर रहे हैं ना, जो ये भी हम टेम्परेचर। गैसेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए गैसेस ही इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव्स को लेके जितनी भी स्टडी की गई है ज्यादातर, तो वो गैसेस को लेके ज्यादा की गई है बच्चे, गैसेस के ऊपर ही सारी बातें की जाती हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो साउंड वेव की इंटरेक्शन गैसेस के अंदर हमको ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल नहीं करती है, करती है, बिल्कुल सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल करती है, सॉलिड भी उसका एक सोर्स माना जाता है, लेकिन हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो सॉलिड या लिक्विड के बजाय हमारे पास गैसेस ज्यादा, तो ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। अच्छा, एट एनी एंड आल्सो, अब हम कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और इस रिलेशन टॉपिक में बाद में देता हूं, जैसे कोई रिजल्ट आएगा तो मैं आपको टॉपिक का नाम भी देता हूं। एंड एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, एट एनी टेम्परेचर ऑफ T डिग्री सेल्सियस, तो वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर आ जाएगा? K अंडर रूट ऑफ, जल्दी बता दो कितना आएगा? T प्लस ऑफ, मेरे पास कितना आ जाएगा? 273, डिवाइड कर देते हैं, तो वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस, वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस विल बी अंडर अ रूट ऑफ, तो T प्लस ऑफ 273 अपॉन 273। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 डिवाइड बाय 273 1 प्लस ऑफ T डिवाइडेड बाय 273, और इसकी पावर बच्चा हमारे पास आ गई हाफ। अब ध्यान से समझना, कहना क्या चाह रहा है, ये हमको ये कहना चाह रहा है कि वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस, अगर मैं अप्रोक्सीमेशन लगा दूं, बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस ऑफ, यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 546 इंटू T डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाना चाहूं तो मैं ग्राफ भी बना सकता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं अजम्पशन मान के चलता हूं कि 332 डिग्री सेल्सियस है, मान लो वेलोसिटी मेरे पास 332 मीटर पर सेकेंड, नॉट डिग्री सेल्सियस, मीटर पर सेकेंड है, देन द वेलोसिटी एट T डिग्री सेल्सियस इज 332 plus of 332 divided by 546 into T डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 5 into 6 30 आप बच्चे आपके पास होता है, तो यहाँ पे 6 का कोई फैक्टर आएगा, और दिस विल बी 332 प्लस ऑफ 0.61 into T, आपके पास एक रिलेशन आ गया। पर कहना क्या चाह रहा है बच्चा? बोलता है सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है वो हर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 0.61 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो जाती है। ये बच्चा हमारे पास एक फैक्टर आ गया। ये फैक्टर आपको क्या समझा रहा है? ये फैक्टर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि फॉर ईच
1 degree Celsius, for each 1 degree Celsius rise in the temperature, rise in the temperature, for each 1 degree Celsius rise in the temperature, the जो हमारे पास आ जाती है, the speed of this sound wave increases by, the speed of this sound wave, the speed of this sound waves increases by, ये बच्चा हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, दिस इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमको क्या पता लगता है कि हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर वी हैव द कोएफिशिएंट ऑफ द velocity of sound dependent on the time, velocity of this sound dependent on the time, dependent on the time, dependent on the temperature, dependent on the temperature। ये अब आपको स्कूल के अंदर आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं, और आ भी सकता है क्योंकि रट्टे वाला टॉपिक है, इसमें कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है यार कि जिसमें आपकी क्रिएटिविटी आती है। जिस बच्चे को याद है वो बच्चा फॉर्मूला डिराइव भी कर सकता है और बता भी सकते हैं कि यार अगर आपका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो 1 डिग्री सेल्सियस से आपके पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आई थिंक सो ये इससे ज्यादा हमको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे। नेक्स्ट वन बोलो करमनजीत। ये फॉर्मूला मतलब कहाँ तक वैलिड है, किस टेम्परेचर तक? मेरे को यहाँ पर बच्चे इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारी मेरी अपनी एप्रीहेंशंस हैं। जैसे मेरी सबसे पहले एप्रीहेंशन है बच्चा हमारे पास की जो गैसेस हैं, क्या गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट आप जो बोलते हो बच्चे क्या उसमें कोई चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी रेंज के लिए वैलिड है। बहुत ऑलमोस्ट बच्चे जिसको हम बोल सकते हैं, अब डेल्टा टी को बहुत बड़ा नहीं मान के चल रहे, बहुत छोटा मान के चलते हो। मैंने कभी बच्चे इसके एक्सपेरिमेंटल रेंज के ऊपर कभी काम नहीं किया क्योंकि मैं इस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा कन्विंस भी नहीं। अगर आप मेरी बात करो कि सर आप कन्विंस हो तो ठीक है, बच्चों को बताने के लिए मैथमेटिकली दिखाने के लिए आपके लिए एक वो मिल गया, एक डमरू मिल गया, बजा के बता रहे हो अच्छा ये देखो इतना इंक्रीज हो रहा, बच्चा ही बोलता है अच्छा इंक्रीज हो रहा। ठीक है, इसमें चेंजेस हैं आते हैं, पर ये चेंजेस बहुत कम होते हैं और ये चेंजेस मेरे को नहीं लगता कि बहुत लंबे टाइम तक आपके पास रहेंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वो सब कुछ चेंज करता है, वो सब कुछ चेंज करता है। तो इस वजह से मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा लंबी रेंज होगी। थ्योरेटिकल पार्ट है, मेरे को देखना पड़ेगा, मैं देख के बता दूंगा आपको। ठीक है बच्चे, मैं कन्विंस नहीं हूँ, मैं इस फॉर्मूले से कन्विंस नहीं हूँ। और फिर बच्चा हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव। नेक्स्ट वन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। तो ये मेरे पास इसके मॉलिक्यूलर मास से आपके पास क्या बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये भी एक ऊपर से निकल कर आया कि मॉलिक्यूलर मास से आपके पास इनवर्सली है। और हाँ, एक और चीज है बच्चा हमारे पास, इफेक्ट ऑफ द विंड, इससे भी काफी फर्क पड़ता है। इफेक्ट ऑफ द विंड, इफेक्ट ऑफ विंड तो बहुत बहुत ही आपके पास बच्चे डोमिनेटिंग है, क्योंकि अगर हवा चलती है तो अगर हवा की वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट आपके साउंड की वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जाए, या हमारे पास वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड है और हवा आपके पास इस तरीके से अगर ट्रेवल कर रही है वेलोसिटी ऑफ विंड, तो हवा का कोई ना कोई कंपोनेंट जो होता है वो वेलोसिटी के साउंड के साथ जाकर ऐड होकर उसकी वेलोसिटी को बढ़ा सकता है। और ये एक्सपेरिमेंटली और कॉन्सेप्चुअली दोनों तरीके से आपके पास वैलिड है, और इसके लिए आपको बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। एक बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे कि हम अगर देखें तो कई बार बच्चे हमको ऐसा लगता है कि अक्सर इसके लिए बच्चे बाकी नॉइसेस को सप्रेस होना पड़ता है। कई बार आवाज तेज या रात के वक्त अक्सर बच्चा आवाज जो आपको तेज या कम सुनाई देती है वो हवा का इफेक्ट होता है। हवा जो है बच्चे साउंड वेव को आपके पास लेके भी आ सकती है और लेके जा भी सकती है, तो ये इफेक्ट है बच्चे हमारे पास। तो ये सारे के सारी चीजें अब इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हम अपने लेवल को जज कर पाए और फोकस कर पाए कि क्वेश्चन को करना कैसे। चलिए पहला क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। क्वेश्चन क्या, एट व्हाट टेम्परेचर, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एट व्हाट टेम्परेचर, मेरे पास वो कौन सा टेम्परेचर होगा, एट व्हाट टेम्परेचर, बोलो बेटा बोलो, थोड़ा छोटा कर दो सर।
एक मैं नोट मैं भी कर देता हूँ विल द स्पीड ऑफ द साउंड डबल आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस से आपके पास डबल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जानबूझ के टीचर आपको दे रहा है, और ये जानबूझ के आपको क्यों दे रहा है टीचर, ये भी आपको पता होगा कि वो जानबूझ के क्यों दे रहा है। वो इस वजह से आपको जानबूझ के दे रहा है कि बच्चा यहाँ पर इसको 0 करके सब काम खराब करके आ जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। सोल्यूशन तो हमारे पास क्या, पहली कंडीशन वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस जो होगी दैट विल बी k अंडर रूट ऑफ 273 केल्विन। ठीक, पहले तो ये समझना। और दूसरा, मुझे वेलोसिटी एक t डिग्री सेल्सियस पे जो भी गिवन है इट इज k इंटू t प्लस ऑफ, मेरे पास कितना है बच्चे 273। तो ये चीज आ गई। also the velocity at t degree celsius is double the velocity at 0 डिग्री सेल्सियस, और इस वजह से therefore मेरे पास यहाँ पर k अंडर रूट ऑफ t प्लस ऑफ 273 इज इक्वल टू 2 इंटू k अंडर रूट ऑफ 273। ये कैंसल हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, t प्लस ऑफ 273 इज इक्वल टू 4 इंटू 273। अब आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर t is equal to 3 multiplied by 273 और t is equal to, तो ये बच्चा हमारे पास कितना आएगा 9 और 1 और ये 2, तो हमारे पास यहाँ पे 6 8 बच्चे। तो वी हैव द आंसर ऑफ 819। तो ये बच्चा हमारे पास 819 डिग्री सेल्सियस बच्चा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। लगी बात पता बच्चा आपको? लगी बात पता बच्चा आपको? मुश्किल है क्वेश्चन बताओ? नो सर, बहुत आसान। मैं बोल रहा हूँ कर लोगे आप क्वेश्चन, बहुत आसान। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट है? प्रतिमा, पलक, उदय, निर्माण, अगर कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। शाबाश प्रतिमा, ठीक है? प्रतिमा ठीक है लड़की? यस। चलो ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर अब आ जाता है आपके पास नया क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चा आपके पास, स्पीड ऑफ दिस साउंड। अब देखते चलो, द स्पीड ऑफ दिस साउंड इन द एयर, ये एयर के अंदर है 332 मीटर पर सेकेंड। और व्हाट विल बी द वैल्यू, व्हाट इज the speed of sound in hydrogen, ये बच्चा हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर निकालनी है। in the hydrogen, if density of the hydrogen is 1/16 times the density of the air। और एक और चीज गिवन है, all the observations, जितनी भी बच्चा हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है आर एट, ये बच्चा हमारे पास किसके ऊपर है, एसटीपी, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर है प्रेशर पे। तो हमारे पास देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सोल्यूशन क्या है, इसको फोकस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ऑफ दिस साउंड इन द एयर, ये हमारे पास कितने के बराबर है, 332 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ गामा प्रेशर P अपॉन डेंसिटी रो ऑफ द एयर। और वेलोसिटी मेरे को हाइड्रोजन के अंदर निकालनी, ये अननोन है, एंड दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आपके पास गामा इनटू प्रेशर अपॉन आपके पास डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन भी डायटोमिक है, और बच्चा हमारे पास जो साउंड, जो एयर होती है वो भी डायटोमिक होती है, ये बात ध्यान रखना। और मेरे पास दोनों का प्रेशर सेम है, सिर्फ एक चीज गिवन है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1/16 टाइम द डेंसिटी ऑफ द एयर, या फिर डेंसिटी ऑफ द एयर इज 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। Therefore, the velocity in the air 332 is equal to under root of gamma p, और नीचे 16 into rho h। तो 16 का मेरे पास यहाँ पे रूट आ जाएगा 332, तो 16 का रूट 1/4 गामा
P अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोजन, यही चीज आ गई। और ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन द हाइड्रोजन। तो मेरे पास यहां पर कितनी आ जाएगी, 332 मल्टीप्लाइड बाई 4, multiplied by 4 is equal to under root of gamma p upon density of the hydrogen। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, तो दिस विल बी 1328 मीटर पर सेकेंड, और आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी 1328 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है बच्चे, क्लियर है बच्चे? पलक पलक ये बात पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? सिंपल फॉर्मूला बच्चे, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला मुझे देखना पड़ेगा। उदय, प्रतिमा, निर्माण नहीं फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूले में क्या वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर, डेंसिटी या प्रेशर का तो खैर कोई रोल ही नहीं। टीचर आपके सामने जितना मर्जी बच्चे लालच डाल दे कि मैंने प्रेशर को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, तुमने उसकी बात माननी नहीं है। अगर प्रेशर जो मर्जी हो जाए, आपके प्रेशर के चेंज करने से वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं बच्चे, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं बच्चे, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर बच्चा आपके पास क्वेश्चन को बच्चे हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चे आपके पास, सो क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है यहाँ पर, वी कैन राइट डाउन। ओके, सो क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन अब हमारे पास है, वी हैव द टू गैसेस, और इनकी हमारे पास हमारे पास है यहाँ पर वी हैव टू गैसेस, मेरे पास दो गैसेस हैं बच्चे आपके पास, एक मेरे पास है ऑक्सीजन और दूसरी है नाइट्रोजन। एट व्हाट टेम्परेचर, देखिए एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ आपके पास ऑक्सीजन, एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, the speed of the sound in oxygen is equal to speed of the sound in nitrogen, speed of the sound in nitrogen at 14 degrees Celsius, speed of sound in nitrogen at 14 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसे घुमाया आपको। और आपको अब क्योंकि टेम्परेचर है, गैसेस अलग अलग है, तो आपको किस पॉइंट पर फिट हो जाना, तो आप बोलोगे मैं ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखूंगा, गामा, यहां पर आर, यहां पर टी और नीचे एम। अब ये एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, मैं ऑक्सीजन के लिए वेलोसिटी v1 मान लेता हूं, गामा डायटोमिक का है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर मुझे नहीं पता। नीचे बच्चा हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चा आपके पास, 16 हो जाता है। क्लियर होगी बात ये वाली? ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन लिखता हूं तो नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा, जल्दी बता दो। तो नाइट्रोजन के लिए V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पर नाइट्रोजन का टेम्परेचर मुझे पता है 14। अब मैं 14 लूंगा, नहीं मैं 14 नहीं लूंगा, मैं 273 प्लस ऑफ क्या लूंगा, 14 लूंगा। और नीचे मॉलिक्यूलर मास, अब बताओ मॉलिक्यूलर मास कितने के बराबर है इसका, 14। अब वो बोल रहा है कि ये दोनों स्पीड भी सेम होनी चाहिए, ठीक है कर देते हैं स्पीड से। तो एज पर क्वेश्चन V1 इज इक्वल टू V2, तो ठा करके जो कैंसिल होती जा रही है टर्म्स, उनको कैंसिल कर दो। तो मेरे पास अब बचेगा क्या, तो अंडर रूट ऑफ टी अपॉन 16, देखते चलना, एंड अंडर रूट ऑफ यहाँ पर 7, ये 8 और बच्चा आपके पास 2 अपॉन मेरे पास यहाँ पर 14। मेरे को लगता है कि ये रूट से तो चलो 14 से बच्चा हमारे पास 7 आता नहीं है, आपके पास 7 से जाएगा बच्चे, 7 दूनी और 7 बच्चे हमारे पास कितना आएगा, 41 आएगा ना बेटा, 41। हाँ जी सर, हाँ जी। पर यार गंदा क्वेश्चन है, चलो स्क्वायर कर देते हैं। तो t आपके पास अपॉन 16 इज इक्वल टू 41 अपॉन 2। अच्छा इतना भी गंदा नहीं है, ये 8 आ गया और t इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 और बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 32 केल्विन। तो टेम्परेचर t डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा बताओ, तो 328 माइनस 273, तो यहाँ पर 5 और 5 बच गया, तो 12, 7 5 12, 5
हाँ ठीक है, 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लग गया पता बच्चे आंसर? लग गया पता बच्चे सबको आंसर? भाई देखो, यस सर। आप बहुत सिंपल सी गुजारे, बहुत सिंपल सी चीज। हम जब बच्चों को +2 में देखते हैं ना, तो बच्चा ये बोलता है सर हमने वेव्स एंड ऑसिलेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा। बिल्कुल बेटा, मैं आपको देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि करना क्या। क्योंकि वेव्स एंड ऑसिलेशन की एप्लीकेशन +2 के पहले चैप्टर में स्टार्ट हो जाती है, पहले चैप्टर के अंदर। और बच्चा क्या करता है, वो संघर्ष जो है ना, बच्चे संघर्ष करो, मतलब कि लड़ो इसके साथ। 2 क्वेश्चन नहीं होते, 3 क्वेश्चन करो, 3 नहीं होते, क्वेश्चन करते रहो। अपने आप को कभी बच्चे डिग्रेड मत करो, ज्यादा भी पंगे में मत पड़ो कि मैं टाइम टेबल बना के पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज से पढ़िए, किसी टॉपिक के अंदर ईगो मत लेके आइए, और बड़े आराम से जितना आपसे पढ़ा जाता है उसको पढ़ने की तो कोशिश करो। कभी भी बच्चे अपने आप को डिग्रेड मत करो कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये बच्चा, आप अपनी इंसल्ट खुद कर रहे हो ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको कैसे पता कि आप नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बच्चा आपसे 2 क्वेश्चन नहीं हुए तो आपने डिसाइड कर लिया। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम यहाँ पर बोलते हैं, जो हम लाइफ में नहीं कर पाते। तो बच्चे वो चीज नहीं, वो तरीका नहीं। आप करते रहो लगातार पढ़ो। और बच्चे क्वेश्चन, अगर आपको बी नहीं आता तो ए पढ़ो, ए भी नहीं आता है तो लाइन लगाने तो सीखो, किसी से सीखो। जे करमनजीत बोलो बच्चे। सर वहाँ पे 32 और 28 नहीं आना चाहिए? कहाँ पर बच्चे? मोलर मास जो लेंगे वो 32 और 28 नहीं लेंगे? मेरे को लगता है कि अगर 32 यस सर, मैं आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बट वैसे हाँ, लेना तो मतलब कि चाहिए। मेरे को लगता है कि आंसर में, चलो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं ले लेता हूँ इसमें से, इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं। कोई फर्क पड़ेगा नहीं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर बट ठीक सर है आप वैसे लोग। कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना। हाँ नहीं, ठीक है बच्चे, ठीक है। जो ये चीज होनी चाहिए, अगर मैं ही अड़ जाऊं तो बोल के ये खुद अपनी बात तो मानता नहीं, बोलता है मेरी बात सी। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। चलिए, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक पोर्शन, जो मैंने बोला ना कि आधा चैप्टर, अब आधा चैप्टर बच्चा हमारे पास यहाँ पर होता है खत्म। अब जो आधा चैप्टर बचा हुआ है, यानी कि आधा चैप्टर बचा हुआ मैथमेटिकली, भाई साहब वो आपको बहुत चैलेंजिंग करने वाला है। लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि चैलेंजिंग है भैया। चैलेंजिंग आपको मजा भी दे सकता है, आपको प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो मैं उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में बोल रहा हूं, और वो इसलिए बोल रहा हूं बच्चे, ताकि आप कल को बाकी बच्चे, आपको पता बेटा कि करीबन 80% बच्चा जो होता है वो प्रॉब्लम फेस करता है। 20% बच्चा प्रॉब्लम फेस नहीं करता है, सिर्फ 80%। तो ये मत समझना कि तुम अकेले हो। 50% से ऊपर बच्चा जो है वो प्रॉब्लम फेस करता है, 50-80% बच्चा। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ा कि वो 20% ही पास होते, पास तो बच्चे बहुत ज्यादा होते, क्योंकि वो 80% बच्चे को ये बात धीरे धीरे करके, आप मैच्योर होते हो धीरे धीरे, तो घबराना नहीं है। पहली बात, अगर कोई चैलेंजिंग है तो मैं आपको चैलेंजिंग बोल के चलूंगा कि भैया आप चैलेंजिंग है, इसके अंदर से इसको पढ़ोगे तो आप बाकी बच्चों के से आगे निकल जाओगे। अब होता क्या, सो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो अब आपके पास आता है, रुक जा भाई, रुक जा, ये देखिए। सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर अब आ जाती है, वी हैव द कॉन्सेप्ट और द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन of the plane progressive wave, एक मीडियम के अंदर बच्चा हमारे पास वेव ट्रेवल करती है। वेव ट्रेवल कैसे करती है? अब यहां पर आके क्या है, वो एकदम से आपको इक्वेशन पकड़ा देता है, बोलो ये लो काम करना स्टार्ट कर दो, और वो आपको कुछ नहीं बोलता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या। हमारे पास वेव जो होती है वो किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, पर कैसे ट्रेवल करती है जरा इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं यहां पर कुछ रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मेरे पास यहां पर क्या है बेटा, ये पार्टिकल्स है मीडियम के, 5 पार्टिकल्स लेके चल रहा हूं। ये मीडियम के मेरे पास 5 पार्टिकल्स हैं। ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा पार्टिकल, और ये काके 5वां पार्टिकल। तो ये 5 पार्टिकल्स किस तरीके से हमारे पास वेव बनाते हैं जरा कंसीडर करते हैं। ये आपके पास एक इन डेप्थ पिक्चर है कि वेव तैयार कैसे होती है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे हम यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 से। तो जैसे बच्चा हमारे पास t इज इक्वल टू 0 की पिक्चर आती है,
t इज इक्वल टू 0, ये पहला पार्टिकल जिस पे आके पीछे से वेव टकराई है ये ऊपर जाना शुरू करता है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऊपर जाना शुरू कर जाता है, ये आपके पास यहाँ पर इस तरीके से, ये ऐसे, तो ये मीन पोजीशन है, और ये बच्चा आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन, और ये बच्चा आपके पास नीचे वाली एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये पार्टिकल आपके पास यहां से ऊपर जाना शुरू करता है और थोड़ी देर के बाद ये ऊपर पहुंच जाता है। अब सोच के देखो हमारे पास वेव कैसे तैयार होती है, जब मीडियम के पार्टिकल अपनी लोकेशन पे बैठे हुए SHM करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर y एक्सिस है और वेव चल रही है बच्चा हमारे पास x एक्सिस पे। ये जो मैंने सर्कल बनाए हैं ये मीडियम के मेरे पास क्या है बच्चे, पार्टिकल्स है। ये मेरे पास मीडियम के क्या है, पार्टिकल्स है। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास वेव चलती है तो ये पार्टिकल आपके पास ऊपर पहुंच गया, ये वाला ये पहले वाला, तो नाम भी दे देते चलो, ये पहला ऊपर पहुंच गया और ये t इज इक्वल टू t/4 पे। अब याद करो SHM के अंदर हम t/4 कहाँ पे लिखते थे, जब कोई पार्टिकल पहली बार मीन से एक्सट्रीम की तरफ को जाता था, पहुंच गया यहाँ पर ये पार्टिकल ऊपर। अब ये ऊपर पहुंच के क्या करेगा बताओ, शाबाश, ये कहां पर आने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ, आया ना। और दूसरा पार्टिकल अब इसको डिस्टरबेंस मिलेगी, इसका मतलब जब ये नीचे आ रहा है तो ये एक तरीके से आप समझो ये मीडियम के अंदर अपनी एनर्जी को, जो इसकी एनर्जी थी पोटेंशियल गेन करी थी, अब ये काइनेटिक में अपने आप को कन्वर्ट करेगा और इसकी वजह से अब ये दूसरे नंबर का पार्टिकल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये एकदम से नहीं जाएगा। अब ये देखो इनके बीच में टाइम गैप है ना, पहले पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के मोशन के बीच में गैप है। कितने टाइम का गैप है बच्चे बताओ, शाबाश, तो आप बोलोगे t/4 का। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चे हम इसको, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब बच्चा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये एक ही वेव के अलग अलग पार्टिकल्स सेम टाइम पर अलग अलग जगहों पर लोकेटेड थे, मतलब एक ही वेव के ऊपर अलग अलग पार्टिकल्स जो कि सेपरेटेड है, अलग अलग टाइम के ऊपर जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो किसी तरह के मोशन कर रहे हो, तुम बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस का पता लगता है जब ये मोशन बच्चा हमारे पास अलग अलग कर रहे हैं, एक नीचे आना चाह रहा है और दूसरे ने अपनी मोशन को थोड़ी देर के बाद शुरू किया, t/4 के बाद वो ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है, चलते आगे की तरफ। तो अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट केस के, तो बहुत मजा आएगा आपको, आज वेव कैसे बनती है ये पता लगेगा। सर क्या ये कसूल में आएगा, नहीं बेटा ये कसूल के अंदर नहीं पूछा जाएगा, कसूल के अंदर बच्चे ये चीज आपको नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हाँ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मजा बड़ा आने वाला है आपको कि वेव बनती कैसे। अच्छा ये वेव ऐसे बनती है, हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो किसी ने बताया नहीं था। चलो कोई बात। अब टाइम बढ़ता गया, टाइम रुकता नहीं है, तो t इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास, अब हम पहुंच गए कहां पर, दोबारा से यहाँ पर मीन पे। तो अब हम पहला पार्टिकल है, मैं पहले पार्टिकल की मोशन को रेफरेंस भी मान के चल रहा हूं, तो पहला पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पर, पहुंच गया मीन पे। जब ये मीन पे पहुंचेगा तो रुकेगा थोड़ी ना, पहला तो बच्चा आपके पास, अच्छा तीसरे चौथे क्या कर रहे हैं, या आपके पास 3 4 5 क्या करें मजे से, अभी बोलो अभी देखेंगे क्या होता है, देखते हैं वोट किसको पानी। तो जो आपके पास पहला है वो बच्चा हमारे पास आ गया नीचे मीन पे पहुंच के, पर मीन पे रुकेगा थोड़ी ना, वो नीचे चला जाएगा। दूसरा मीन टाइम कहां पर पहुंच जाएगा, ऊपर, ऊपर जाकर कहां पर आना शुरू कर देगा, नीचे। और तीसरा भी चल भी काके, तू भी चलने की तैयारी कर। यानी कि अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो 1 और 3 सेम मेन पोजीशन पे, 1 और 3 सेम मेन पोजीशन पे, हाँ या ना, 1 और 3 मेन पोजीशन पे है ना, हाँ या ना, यस सर। 1 और 3 मेन पोजीशन पे है, लेकिन दोनों मोशन भी कर रहे हैं अब। लेकिन जो दोनों मोशन कर रहे हैं क्या वो सेम मोशन कर रहे हैं कि डिफरेंट मोशन कर रहे हैं, डिफरेंट, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। मैं एक ही वेव के ऊपर, एक ही वेव बन रही है, ये एक ही वेव के ऊपर अलग अलग पार्टिकल्स, अलग अलग लोकेशन के पार्टिकल्स की मोशन को जब मैं देखता हूं तो मैं उनकी मोशन को ऑब्जर्व करता हूं कि उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। ये फेज डिफरेंस है बच्चे हमारे पास। अब आगे चलते, इसका मतलब बच्चे हम थोड़ा सा और आगे की तरफ को चले।
देखते जाना। तो हमारे पास दोबारा से अब तीसरा ऊपर चल गया, और चौथा और पांचवा ये बेचारे अभी भी टिके हुए हैं, ये अभी भी टिके हुए हैं, और अभी तक इन तक वेव नहीं आए। और देखते रहना बच्चे। अब पहला पार्टिकल क्या करेगा, ये पहला पार्टिकल क्या करेगा, ये पहला पार्टिकल अब यहां से, ये बच्चे हमारे पास प्लस ए है, और ये बच्चा आपके पास पहला पार्टिकल अब पहुंच जाएगा नीचे माइनस ए पे, और नीचे आकर ये कहां पर आने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ। दूसरा पार्टिकल जो ऊपर था अब यहां पर आ चुका होगा, और यहां पर आके कहां पर आने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ। तीसरा टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका होगा, नीचे आने की कोशिश कर रहा होगा। चौथा जो अभी तक नहीं हिला था, कहां पर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की तरफ। पांचवे तक ये डिस्टर्बेंस पहुंची नहीं है, तो बेचारा आराम से बैठा हो, कहता फ्लाइंग आएगी तो देखेंगे, तो पर्चियां छुपाएंगे, अभी नहीं। तो ये बच्चा हमारे पास आ गया 3t/4, ये 3t/4, ये हमारे पास दूसरा पार्टिकल है, ये बच्चा हमारे पास है। ये चौथा पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाना चाह रहा है, और पांचवा पार्टिकल बेचारा यहाँ पर अभी भी बैठा। अब आती है लास्ट बात, और फोकस करना बच्चा। अब लास्ट टाइम के अंदर क्या होगा जरा देखते हैं। मेरे पास अब लास्ट के अंदर क्या होगा, मैं बहुत रफ सा डायग्राम बना रहा हूं, लेकिन बच्चे बता मैं बिल्कुल आपको सही रहा हूं। अब ये प्लस ए, और ये बच्चे आपके पास माइनस है। पहला पार्टिकल दोबारा से वहीं पहुंच गया, और अब वो वैसी ही मोशन करनी शुरू कर रहा है जैसा उसने शुरुआत की थी। दूसरा नीचे पहुंच चुका, और नीचे से बच्चे कहां पर आने की कोशिश कर रहा है बच्चे, ऊपर की तरफ। तीसरा यहां पर पहुंच चुका है, तीसरे से बच्चे ये यहां पर आने की कोशिश कर रहा है। चौथा कहां पर है बच्चे, तो आप बोलोगे सर चौथा यहां पर है, आपका फोर्थ वन आपके पास यहां पर है। एक मिनट, हमारे पास तीसरा मीन पे पहुंच के नीचे आने की तैयारी में, चौथा टॉप मोस्ट पॉइंट पर नीचे आने की तैयारी में, और पांचवा बेचारा अभी चलना शुरू हुआ है। ये T इज इक्वल टू कैपिटल T पे आपके पास ऐसा हुआ। तो ये ऐसे बच्चे वेव धीरे 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 करके बच्चे हमारे पास प्रोपोगेट होती है, हमारे पास ऐसी ये वेव धीरे धीरे करके प्रोपोगेट होती है। अब मैं वेव्स को बनाता हूं, देखिए कैसे। T इज इक्वल टू 0, अब यहां से वेव आपके पास ऐसे करके चलेगी, ये ऐसे पहुंच गई। नहीं तो बच्चा आप इसको ऐसे रफ एंड इसको ऐसे बना देते, वेव ऐसे बन गई। इसके बाद देखो वेव कैसे बन गई, ऐसे बन गई बच्चा हमारे पास वेव। इसके बाद वेव कैसे बनी बच्चा हमारे पास, ये वेव आपके पास इस तरीके से ऐसे बन गई। मेरी बात को समझ पा रहे हो। और लास्ट के अंदर बच्चा हमारे पास ये वेव ऐसे बन गई। अब आप छोटी क्लासेस के अंदर वेव ऐसी तो बनाते थे, हाँ या ना। आप वेव कैसे बनाते थे, ऐसे ही तो बनाते थे। तो धीरे धीरे करके मीडियम के पार्टिकल इस वेव का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और बच्चे वेव आगे चलती जा रही है। आपके मीडियम के पार्टिकल्स की मोशन कौन सी एक्सेस की तरफ है, जरा बताए, कोई बच्चा मुझे बताए। आपके जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो पहले कोई मुझे बच्चा बता दे, मीडियम के पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल्स तो वो तो कैसे मूव। ऑसिलेट कर रहे हैं, मूव कर रही ये है। बच्चा आपके पास ऑसिलेट कर रहे हैं, तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं बच्चे टू एंड फ्रो, तो उसकी आप बोलोगे ये तो वाई पे चल रहे हैं बच्चे, ठीक। और जो वेव है वो कहाँ की तरफ को चल रही है, वेव की मोशन कहाँ की तरफ को चल रही है, बता सकता है कोई बच्चा मुझे, वेव कहाँ की तरफ को चल रही है। टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस। ये अब ये इन चीजों को मुझे समझाना। अब हो क्या रहा है, जैसे अब ध्यान से समझो, जैसे वेव एक्स पे कुछ डिस्टेंस आगे चलती है, तो जिस पार्टिकल के पास वो पहुंचती है वो पार्टिकल वाई को चेंज कर लेता है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे ये वेव बच्चा हमारे पास जब यहां पर पहुंच रही है, कितने टाइम पे, T/2 पे, तो यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मैं x डिस्टेंस आगे जाऊं, तो ये वाला पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पर था, यानी कि इसके y की लोकेशन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो ये मुझे कैसे पता लगेगा कि उस वक्त वो y पे कहां पर था। मेरी बात को आप फोकस कर पा रहे हो। जैसे कोई पर्सन बोलता है कि यहां से वेव आपके पास यहां चली इतने डिस्टेंस पे, यहां से यहां पर चली, तो तीसरे नंबर का पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ये मुझे कैसे पता। यहां से बच्चे कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लीजिए। अब वो बोलता है कि ना सर मुझे चौथा लेना है ना, मैंने पांचवा, मैंने कोई रैंडम सा पॉइंट लेना है, तो ये भी वेव का पार्ट। अब ये वेव का पार्ट है और मीन पोजीशन से कहां पर लोकेटेड है, वाई पे लोकेटेड है। इस y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि अब हम क्या जानना चाह रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं,
वो आराम से ऑसिलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं तो पहली बात बच्चे हमारे पास इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी? द इक्वेशन ऑफ द SHM ऑफ द पार्टिकल क्या है? कोई बच्चा बता सकता y इज इक्वल टू a ऑफ द sin ओमेगा पार्टिकल? t। अच्छा, क्या हो जाएगी बच्चे? हमको पता है कि कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर कोई SHM कर रहा है, सभी कर रहे हैं, मैं तो 5 ले रहा हूं ना, यहाँ पर 5 लाख भी हो सकते हैं, मैं तो बहुत अलग अलग करके पार्टिकल्स ले रहा हूं ताकि बात समझ में आ सके। इसमें से इस वेव में कोई भी पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ द SHM ऑफ एनी पार्टिकल ऑन दिस वेव, इस वेव के अंदर अगर मैं किसी भी पार्टिकल को देखूं तो वो SHM कर रहा है और उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? a sin ओमेगा t। है या ना बच्चे? है या ना बच्चे? क्लियर होगी बात? जहां पर मेरे पास यहाँ पे t क्या है? ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है बच्चे? फोकस हो इसके ऊपर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। लेकिन पॉइंट एक और भी है बच्चे, ये पार्टिकल SHM एकदम से नहीं शुरू करता है, किसी पिछले पार्टिकल के बाद अपनी मोशन शुरू करता है। जैसे दूसरे नंबर ने बच्चा हमारे पास कितने टाइम के बाद बच्चे अपनी स्टार्ट की? तो आप बोलोगे T/4, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि तीसरे ने कब अपनी मोशन शुरू की तो आप बोलोगे T/2 पे। अच्छा, चौथे ने कब की? तो 3T/4 के ऊपर। अच्छा, लास्ट वाले ने कब की? तो आप बोलोगे सर इसने जो अपनी मोशन शुरू की है ना वो कैपिटल T के बाद की। आपके पास कैपिटल T के बाद किया, मतलब कुछ डिस्टेंस के बाद आप SHM। आप ऐसा थोड़ी ना आपने एकदम से SHM सारे बंदे बोले ला भी चक दे फटो जो आ गई वेव, नहीं ना, आपको थोड़े टाइम के बाद आपके पास वेव आएगी। जब आपके पास थोड़े टाइम के बाद वेव आएगी तब आप इस इक्वेशन को फॉलो करोगे। तो इसका मतलब वेव को कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। मानते हो बच्चे? मानते हो बच्चे? हाँ या ना? तो हमारे पास यहाँ पर अब दूसरी चीज क्या आती है? फोकस करना कि मेरे पास ये जो y है इसकी इक्वेशन ये x पे भी डिपेंड करेगी और t पे भी डिपेंड करेगी। याद रखना x क्या है? इस जो ओरिजिन है इससे बच्चा हमारे पास डिस्टेंस है, और अब इसकी इक्वेशन आ जाती है a साइन ऑफ, ध्यान से समझना, साइन ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx। नाउ दिस इज द इक्वेशन। अब ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है? इक्वेशन आ जाती है। ये इक्वेशन में ओमेगा मुझे चलिए पता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी है, वेव की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक साइकिल है, क्योंकि आपको ही पता है कि यहाँ पर वेव की एक साइकिल है। ये के क्या है? माइनस क्यों है? प्लस क्यों नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके इसको डिकोड करते हैं। बट ये पॉइंट अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास ये एक वेव है। सर कॉस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कॉस के लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा? जो पहले नंबर का पार्टिकल है फिर वो मेन पोजीशन से स्टार्ट नहीं करेगा मोशन, वो कहां से स्टार्ट करेगा बच्चे आपके पास? बताओ कहां से? एक्सट्रीम से, यानी कि ए से या कहीं और से बच्चे, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर ये इक्वेशन आ गई। दिस इज नोन एज टू बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये इक्वेशन ऑफ वेव है जो अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, मुझे अब इस पे रट्टा लगाना आना चाहिए, उसी से काम चलेगा क्योंकि उसी पे फंडामेंटल क्वेश्चन आपको आते। क्लियर? इसमें से अगर किसी बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वो मुझसे पूछ सकता है। सिर्फ के यहाँ पे वैसे ही कांस्टेंट है कि रिस्टोर नहीं, भी मैं करता है? बताऊंगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैंने बोला कि आई विल टेल यू अबाउट दिस थिंग, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके लिए। क्लियर है? बाकी क्लियर? यानी कि बच्चे अब हम रिलेट क्या करना चाह रहे हैं? दिस इक्वेशन रिलेट्स, ये रिलेट कर रही है। अगर आप सोचो कि ये इक्वेशन आपको रिलेट कर रही है कि जो थर्ड नंबर का पार्टिकल है वो अब वही मोशन कर रहा है जो कि कुछ देर पहले या कुछ डिस्टेंस पीछे कौन बच्चे मोशन कर रहा था? 1 कर रहा था। हाँ या ना? क्लियर है ये वाली चीज? यानी कि बच्चा हमारे पास ये आपको एक इंफॉर्मेशन देता है, इसको फेज बोलते हैं। और ये बच्चे इक्वेशन ऑफ वेव कर क्या रहा है बच्चे? नाउ दिस इज रिलेटिंग, देखो ये आपके पास है, दिस इज रिलेटिंग, ये बच्चा आपके पास क्या कर रही है? दिस इज रिलेटिंग द मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल एट अब ध्यान से समझना, एट पॉइंट एक्स, एट पॉइंट एक्स, एट पॉइंट टी, एट द पॉइंट टी, एट द पॉइंट आपके पास टी, एट द पॉइंट टी, विद द स्टार्टिंग
with the motion of the starting particle, with the motion of the starting particle, with the motion of the starting particle, with the motion of the स्टार्टिंग पार्टिकल। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग पार्टिकल क्या है बच्चे, मुझे बताओ स्टार्टिंग पार्टिकल कौन सा है यहाँ? 1 है। तो मैं जब 2 को मैं बोलूंगा भैया तू कहां पर होगा, टी तेरे पास वेव पहुंच गई, तू इस 1 से x डिस्टेंस दूरी पे है और तेरे पास इतने टाइम पे वेव आ रही है, तू इस टाइम पर और इस डिस्टेंस पे तू कहां पर होगा? तो बोलेगा मैं तो y पे होऊंगा। तो वो y कैसे निकालोगे? वो जो वेव है वो ऊपर नीचे हो रही है ना, वेव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रही है। तो उस वक्त आप उस वेव में मीन पोजीशन से कहां पर होंगे? मीन पे ही होंगे या कहीं और होंगे? वो कैसे पता लगेगा? वो इस इक्वेशन से पता लगता है, वो हमको इस इक्वेशन से पता लगता है कि वो कहां पर होगा। तो इसको पहले तो हमको ऐसे समझना। अब दूसरी बात बच्चे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे करके पता लगेगी। सबसे पहले मैं ए को उठाता हूं। यहां पर ए बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तो मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव जो कि आपके पास यहां पर नजर भी आ रही होगी, जो मेन पोजीशन से आपके पास ऊपर या नीचे का डिस्टेंस होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो यहां पर बच्चा हमारे पास पहले तो चीज आ गई क्या बच्चे? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्लियर होगी बात? पहला पॉइंट। अब दूसरी बात है बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चा हमारे को यहाँ पर दूसरी चीज क्या बतानी है? साइन या कॉस, तो पता है साइन भी आ जाएगा कॉस भी आ जाएगा। दूसरी चीज बच्चा हमारे पास ओमेगा, ये ओमेगा हमारे पास क्या आ गया? 2 पाई इंटू एफ। जहां पर मेरे पास एफ क्या चीज है, कोई बच्चा बताए? जहां पर एफ मेरे पास क्या चीज है? शाबाश बता दो। इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ये बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है, and this can also be written as is equal to 2 pi by capital T। ताकि आप इसको 2 pi by t भी लिख सकते हो। और फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो एक वेव की साइकिल क्या होती है? कुछ ऐसे, या फिर बच्चा हमारे पास इस तरीके से भी वेव की एक साइकिल है। तो 1 सेकेंड के अंदर हमारे पास कितनी साइकिल्स होती हैं, हम उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये हम सबको पता है। और एक साइकिल के अंदर क्या होता है? आपके पास एक क्रस्ट और दूसरा क्या होता है बच्चा हमारे पास? ट्रफ। सो वी हैव 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ। तो मेरे पास यहाँ ट्रफ आ गया, ये क्रस्ट आ गया, ये क्रस्ट आ गया, ये ट्रफ आ गया। दिस इज 1 साइकिल। इसको हम 1 साइकिल बोलते हैं। और 1 सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल्स होती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। टी टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमें पता है। प्रॉब्लम है के, व्हाट इज के? यहाँ पर बच्चा हमारे पास के का नाम होता है वेव नंबर। अब याद रखना, वेव नंबर, वेव नंबर। और ये किसके बराबर होती है? याद रखना कि ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। इसका मतलब क्या होता है? ये बच्चा हमारे पास हो जाता है टोटल नंबर ऑफ वेव्स। आपके पास मतलब कि वेव नंबर क्या है बच्चा हमारे पास? एक तरीके से हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यूनिट डिस्टेंस के अंदर हमारे पास कितनी वेवलेंथ आएगी, बस इतनी सी बात है। दिस इज द नंबर ऑफ waves या number of the wavelength, the number of the wavelength, number of the wavelength आपके पास in unit distance, in the unit distance। इससे ज्यादा इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा इस वेव की वेवलेंथ है। और लैम्डा को छोटी क्लासेस में बताओ किसके बराबर मानते थे? बताओ। लैम्डा का मतलब आपके पास क्या हो जाता है? लैम्डा का मतलब क्या हो जाता है? द डिस्टेंस बिटवीन, या फिर बच्चे टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन, आपके पास क्या आ जाता है? 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, या टोटल लेंथ ऑफ द साइकिल। एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच का जो गैप होता है उसको बच्चे हम यहाँ पर वेवलेंथ बोलते हैं। तो लैम्डा भी पता लग गया मेरे पास। ये सारी इंफॉर्मेशन पर नेगेटिव साइन भी है। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना। याद रखना, आपके पास अगर ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स है, अगर मेरे पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स है, माइनस है, तो वेव आपके पास एक्स एक्सिस पे चल रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर चल रही है। और अगर मेरे पास ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स है, प्लस ऑफ के एक्स है, तो वेव मेरे पास कहाँ चल रही है? माइनस एक्स में चल रही है, माइनस एक्स में चल रही है। तो अगर माइनस के एक्स है तो, क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूँ पीछे, माइनस मैं पीछे जाकर देखूंगा नेगेटिव में। और अगर बच्चे वेव नेगेटिव में चल रही है तो मैं, मेरा जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रखा हुआ है,
जिससे मैं अपनी मोशन को रिलेट कर रहा हूँ। जहां से मैं बोल रहा हूँ वहां से मोशन ओरिजिनेट हुई, वहां से वेव चली, कहां से, वो जो पार्टिकल आपने ओरिजिन पे रखा है, तो वहां पर माइनस के एक्स अगर वेव पॉजिटिव पे चलती है, और प्लस ऑफ के एक्स का मतलब है वेव कहाँ चल रही है, माइनस एक्स के ऊपर। ये याद भी हो जाती है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। इसका मतलब अब मेरे पास यहाँ पर जो वेव की इक्वेशन तैयार हुई, उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो टीचर पूछ सकते हैं और आपको बताने भी आनी चाहिए। जैसे टीचर मुझे यहाँ पर वेव की इक्वेशन देता है, वे इज इक्वल टू, और मेरे पास आ गया 30 सेंटीमीटर इनटू, आपके पास ओहो साइन रह गया, तो मेरे पास यहाँ पर बच्चे साइन इनटू, अब यहाँ पर मेरे पास आ गया 20 पाई इंटू टी, माइनस ऑफ बच्चे यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर मेरे पास 10 इंटू एक्स, ये मेरे पास है। अब टीचर बोलता है कि ये जो मैंने आपको वेव दी है, इस वेव का मतलब क्या है। टीचर बिल्कुल बचकाने क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों वाले क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी बच्चा इसको निकाल सकता है। कैसे? टीचर सबसे पहले पूछेगा एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, तो आप बोलोगे 30 इंटू 10 की पावर -2। टीचर बोलेगा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 20 पाई, और वी कैन राइट डाउन 2 पाई एफ इज इक्वल टू 20 पाई, और एफ इज इक्वल टू 10 हर्ट्ज। लो जी, टाइम पीरियड पूछ लेगा 1/2। टीचर पूछ लेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है, सॉरी वेव्स क्या है, वेवलेंथ, तो हमारे पास 10 इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो लैम्डा आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, लैम्डा विल बी इक्वल टू पाई बाई 5 मीटर, तो ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया। क्या मुश्किल है? टीचर अगर बोलेगा ये नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे वेव कहां पर चल रही है, प्लस एक्स डायरेक्शन में चल रही है, दैट्स इट, इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते। और बस इतनी सी बात करनी है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। क्या आप इसमें से वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट कर देंगे। नहीं ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ये स्कूल लेवल के ऊपर है ना, अभी डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं। सिंपल, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पे टाइम का आपके पास है, और बच्चे जो एक्स का आपका कोफिशिएंट है, इनको सिंपल डिवाइड करना है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई, और बच्चे आप 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो ऊपर ओमेगा और नीचे के आ जाता है। बस इतनी सी बात करनी है। जो बच्चे आपके पास, या फिर मैं बच्चों को बोलता हूँ यार देखो सिंपल सी बात है, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ टी, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ टी, और नीचे आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ क्या आ जाएगा, बताओ शाबाश, एक्स आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ वेव निकल जाएगी। कैसे? बच्चा बोलता है सर कैसे, मैं बोलता हूँ क्वेश्चन देख, तो क्वेश्चन देखेगा तो तुझे समझ में आएगा कि y इज इक्वल टू 40 साइन ऑफ, मेरे पास यहाँ पर 300t माइनस ऑफ आपके पास यहाँ पे 10x, और मुझे वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है। बताओ क्या आ जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ द वेव बोलो फटाफट कितनी आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन कितना है बच्चे हमारे पास, v इज इक्वल टू ऊपर ओमेगा नीचे के, तो 300 डिवाइडेड बाई 10, तो जल्दी बता दो कितना आंसर आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, सो अब इसको आप रट्टा लगाओ, इसको पढ़ो, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम पे